बीजेपी की कुंडली की जो स्थिति अभी बिगड़ी है, अभी फिलहाल 2026 तक भाजपा की हालत ऐसी ही रहनी है। केजरीवाल जी के लंबे समय तक जेल में रहने के योग नहीं है। ग्रह स्थिति की वजह से डाउनफॉल होता है, और जब डाउनफॉल होता है तो फिर अपने भी क्लेश करने लगते हैं। ये स्थिति तो है, वो तो होना ही है। जिसके मुंह खुलते नहीं थे उनके मुंह भी खुल रहे हैं। अगस्त, अपने चैनल पे भी बोला है, 29 अगस्त 2024 तक दबाव है केजरीवाल जी पे, उसके बाद ये दबाव हट जाएगा। जिस देश की 80% या 85% आबादी 5 किलो राशन पर निर्भर है, उस देश में मैं समझता हूं इस तरह का दिखावा थोड़ा ज्यादा ही हो जा रहा है। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, आपसे तमाम अपडेट्स लेते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज का, देश में जो स्थितियां बदल रही हैं उसका, प्लैनेट के हिसाब से आप बताते हैं और आप बहुत पहले से कह रहे हैं। अभी कल देखिए एक रिजल्ट आता है उपचुनाव का, और उसमें एनडीए गठबंधन और खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 13 सीटों में से 2 सीटें भी उनके हाथ आई हैं, वो भी एनडीए को मिलाकर। तो यहाँ पर कांग्रेस, टीएमसी और जो आम आदमी पार्टी है, इनको अच्छी खासी सीटें मिली है। तो पहली बार लोकसभा के बाद जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी खराब रही। तो इसके पीछे के कारण क्या है? पहले लोकसभा में झटका लगा, अभी जो है विधानसभा का जो चुनाव है उसमें झटका लगा, और अभी क्या और आगे भी झटके लगेंगे। और कई सारे बड़े पार्टी के नेता जेल में भी बंद है, जैसे कि केजरीवाल साहब। जमानत तो हो रही है लेकिन अभी बाहर नहीं आ पाए हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ये क्या कुछ प्लैनेट चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की हालत कब तक खराब रहने वाली है और या परमानेंट रहने वाली है, आप बताएं। जी नमस्कार इकराम भाई, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। केजरीवाल की बात कर लेते हैं पहले। केजरीवाल जी जब गिरफ्तार हुए थे, शायद मार्च के महीने में गिरफ्तार हुए थे। तो मार्च के महीने में जब गिरफ्तार हुए थे, चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन आकलन के आधार पर ही बातें बता रहा हूं, और एस्ट्रोलॉजिकल आकलन के आधार पे मैंने उस वक्त बोला था कि केजरीवाल जी के लंबे समय तक जेल में रहने के योग नहीं है। ये बात बड़ी स्पष्ट मैंने बोली थी। देखिए, बात सिर्फ फलादेश की नहीं है। बात यहाँ यह भी है कि ज्योतिष में देश, काल और पात्र को समझकर भी फलादेश करना पड़ता है। मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कि देश का कानून लागू होता है फलादेश के ऊपर भी। मान लीजिए वीजा नहीं मिलने वाला किसी देश में, तो आपको नहीं मिलेगा आपकी कुंडली में योग होते हुए भी। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक ऐसे वक्त पे ये फलादेश करना कि केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में नहीं रहेंगे क्योंकि उनके जेल में रहने के योग नहीं है, ऐसे समय पे बोला जब मैंने ईडी जिसे भी गिरफ्तार कर रही है, पीएमएलए के तहत जिसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको जमानत नहीं मिल रही। मनीष सिसोदिया जी अभी भी अंदर है, फंसे हुए हैं। सत्येंद्र जैन जी फंसे हुए हैं इसी के ऐसे ही केस में, यानी इसी कानून के तहत। लेकिन केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो मैंने उस वक्त वास्तव स्थिति को दरकिनार करते हुए सिर्फ कुंडली पे आधारित बात कही कि इनके जेल में रहने के योग नहीं है। तो जेल में रहने के योग नहीं थे करके ही तो इनको अंतरिम जमानत मिल गई चुनावों के पहले प्रचार करने के लिए। मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिली? वो भी तो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी तो उस पार्टी का प्रचार करना था। तो मेन चीज है केजरीवाल जी की कुंडली में 12th हाउस, द्वादश भाव होता है जेल का। द्वादश भाव से संबंधित दशा नहीं है। मेन बात यही है, मेन बिंदु यही है। उनकी शनि की जो महादशा शुरू हुई है मार्च में, जैसे ही महादशा शुरू हुई वैसे ही ये घटना हुई उनके साथ। तो शनि का संबंध अष्टम से बना हुआ है, यानी नवम में है लेकिन चलित में शनि अष्टम में है। और अष्टम भाव का मतलब है लॉकअप, अकेलापन, गुफा, कोई भी जंगल की कोई गुफा, अकेलापन, डिप्रेशन, अपमानित होना, ये सारे अष्टम भाव से संबंधित फल होते हैं। तो जाहिर है एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो रहा है तो एक अपमानित होने वाली स्थिति तो बनती ही है। कहां सीएम के सामने लोग अफसर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, कहां सीएम को अफसर पकड़ के ले जा रहे हैं, तो अपमानित वाली स्थिति तो बन गई ना। लेकिन शनि का कोई भी संबंध द्वादश से नहीं है, यानी जेल से कोई कनेक्शन उनका नहीं है। बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। अब साधारण लोग दो कारणों से करते हैं। एक तो ट्रोलर छुपे हुए हैं सोशल मीडिया पे,
और दूसरे जो अनभिज्ञ हैं, जो नहीं समझते हैं, वो भी प्रश्न करते हैं कि जब जेल योग है नहीं तो जेल में क्यों है। ठीक है, ये बड़ा जायज प्रश्न है, लेकिन जेल योग होना और जेल में थोड़े दिनों के लिए किसी कारणवश जाना, इन दोनों में अंतर होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जीवन में एक आध बार अस्पताल तो जाता ही है, लेकिन इसका मतलब अस्पताल योग नहीं है उसका। किसी की कुंडली में अगर ये कहा जाए कि इनके अस्पताल में रहने का योग है, ये फंसेंगे, अस्पताल में फंसेंगे, तो वहां भी फलादेश दो जगह विभक्त हो जाता है। या तो वो बंदा कर्मचारी है अस्पताल का, या जेल का कर्मचारी है, क्योंकि द्वादश भाव से जेल भी देखते हैं, या बंदा बीमारी की वजह से अस्पताल में रहेगा। तो अगर किसी को अस्पताल योग बता दें तो इसका मतलब वो लंबी बीमारी से की भी चपेट में आएगा। लेकिन जब कहते हैं कि अस्पताल योग नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, किसी ने पूछा कि अस्पताल योग है क्या रोग का, तो हम देखते हैं अस्पताल में ज्यादा देर रहने का योग नहीं है, तो हम ये समझ लेते हैं, ये फलादेश कर देते हैं कि ये बीमारी से मुक्त हो जाएगा जल्दी ही। केजरीवाल जी के बारे में यही बात, यही इशारा मैंने किया था कि इनके जेल में रहने के योग नहीं है। अगर देखिए इकराम भाई, जेल में रहने के इनको योग होते तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनको जमानत नहीं मिल रही होती बार बार। अंतरिम जमानत से इनको चुनावों के वक्त प्रचार करने के लिए राहत दी गई, उसके बाद इनको फिर एक लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी। तो जमानत जब दी है तो कानूनी तौर पे इतने नुक्ते तो मैं भी जानता हूं कि जब तक कानूनन कोई रास्ता ना हो तो जमानत नहीं मिलती है। कानून में वहां रास्ता है इसी वक्त, इसीलिए इनको जमानत मिल रही है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी उसी केस में, ईडी वाले केस में। अब जेल से वो बाहर अभी नहीं निकल रहे क्योंकि सीबीआई वाला केस उन पे अभी लागू है। तो ईडी में जहां उनको जमानत मिल गई है तो बहुत जल्द उनको सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिल जाएगी। मैं बड़ा स्पष्ट छोटा सा फलादेश यहां फिर करना चाहता हूं कि अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024 तक केजरीवाल जी का समय थोड़ा भारी है। ये बात मैं शायद आपके यहाँ भी बोल चुका हूं या कहीं और बोला है मैंने, कि अगस्त, अपने चैनल पे भी बोला है, 29 अगस्त 2024 तक दबाव है केजरीवाल जी पे, उसके बाद ये दबाव हट जाएगा। और जेल में लंबे समय तक रहने का योग केजरीवाल जी की कुंडली में नहीं है, इसी वजह से बार बार उनको जमानत मिल जा रही है, वरना नहीं मिलती। अब मेरा दूसरा सवाल है वही उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा चुनाव है ठीक लोकसभा के बाद, और इसमें एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है, और बीजेपी को खासकर। वो कह रहे थे कि हम वापसी करेंगे, लेकिन वापसी के चक्कर में उनको एक बड़ा तगड़ा झटका दिया है इंडिया गठबंधन ने। तो ये स्थिति आगे विधानसभा हरियाणा के भी है, महाराष्ट्र के भी है, दिल्ली इलेक्शन में महज 6-7 महीने का वक्त बचा है, तो ये स्थिति कब तक बरकरार रहने वाली है? देखिए, लोकसभा चुनाव शुरू होने के भी 1 साल पहले से बीजेपी की कुंडली का आकलन मैं देता आ रहा हूं लोगों को कि भाजपा की कुंडली में जो स्थितियां हैं वो स्थितियां बेहतर नहीं है, और लोकसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी। ये बात मैं कम से कम 10 बार बोल चुका हूं, 10 वीडियो में बोल चुका हूं, दूसरे चैनल्स पे भी बोल चुका हूं। और बीजेपी की कुंडली की जो स्थिति अभी बिगड़ी है, अभी फिलहाल 2026 तक भाजपा की हालत ऐसी ही रहनी है। यानी आप समझ लीजिए 2026 तक बीजेपी मैक्सिमम जितने भी चुनावों में जाएगी उसमें सफलता का ग्राफ बीजेपी का नीचे ही रहने वाला है। 26 के बाद, जनवरी 2026 के बाद स्थिति में कुछ फेरबदल अगर हुआ तो वहां जाके होगा। और मैं आपको बता दूं इकराम भाई, ये बात भी मैं बोल चुका हूं, अभी फिलहाल 1 महीने पहले बोल चुका हूं। इस 1 महीने के ब्रैकेट में मैंने बोला कि 2026 तक स्थिति बीजेपी की अच्छी नहीं रहने वाली है। यानी महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा के चुनाव भी इसी वक्त के दौरान होने वाले हैं। तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने वाला, ये चीज आप नोट कर लीजिए, रख लीजिए। लेकिन अगर हालात ठीक नहीं रहेंगे तो बड़े स्टेट इनके हाथ से निकल जाएंगे, फिर क्या होगा? देखिए, बीजेपी का फिलहाल तो डाउनफॉल है, फिलहाल तो डाउनफॉल है। अगर आप बहुत एडवांस और भविष्य की भविष्यवाणी भी सुनना चाहते हैं तो अभी से आप नोट करके रख लीजिए, 2029 में बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आने वाली, क्योंकि 2029 में भी बीजेपी की जो दशा अंतरदशा की स्थिति होगी, पार्टी वाइज मैं बोल रहा हूं, वो वापस सत्ता में आने का योग नहीं बना रही है। तो अभी भाजपा का जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, ये डाउनफॉल एक लंबे वक्त के लिए है, बहुत जल्दी रिवाइव नहीं होंगे। 26 के बाद कुछ रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी अब रिवाइव नहीं होंगे। अच्छा, जो क्लेश चल रही है, जैसे महाराष्ट्र में
एनसीपी और जो नई शिवसेना है शिंदे वाली, उसके अलावा बीजेपी, ये क्लेश भी इसकी कोई वजह है डाउनफॉल की, या फिर सिर्फ ग्रह स्थिति को ही? जी, दोनों चीजें होती है ना। जब डाउनफॉल होता है तो क्लेश होता है, ग्रह स्थिति की वजह से डाउनफॉल होता है, और जब डाउनफॉल होता है तो फिर अपने भी क्लेश करने लगते हैं। ये स्थिति तो है, वो तो होना ही है। जिसके मुंह खुलते नहीं थे उनके मुंह भी खुल रहे हैं। ये डाउनफॉल की वजह से ही तो हो रहा है, और डाउनफॉल की स्थिति सभी समझ रहे हैं। इसीलिए तो बहुत सी बातें जो नैतिक तौर पे होनी चाहिए थी वो भाजपा पार्टी कर कहाँ रही है। संसदीय दल की मीटिंग अभी तक नहीं बुलाई इन्होंने। अच्छा, साथ साथ कई सारी चीजें और भी जुड़ गई हैं, जैसे कि जी, नीट स्कैम जुड़ा, नेट जुड़ा, उसके अलावा भी एक आईएएस का मसला चल रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे साथ में लग गई? कौन कौन से ग्रह जो हैं अचानक से विपरीत हो गए? देखिए जब बारिश होती है अचानक तो एक साथ बहुत सी समस्याएं आती हैं। सिर्फ बारिश बारिश ही एक समस्या नहीं होती। चूंकि आप छाता हमेशा लेके चलते नहीं, अचानक बारिश आएगी तो पहली समस्या यही होती है कि आप भीगते हैं, छाता आपके पास नहीं होता। दूसरी समस्या कीचड़ जम जाता है। तीसरी समस्या आते जाती गाड़ी जो होती है वो भी कीचड़ उछाल के जाती है आपके कपड़ों पे। चौथी समस्या आप बीमार होते हैं, अगर ज्यादा भीग गए तो जुकाम होता है, बीमार होते हैं। तो एक समस्या जब आती है ना, कहावत भी है कि समस्या जो है ना अकेले नहीं आती कभी भी। जब भी आती है तो उसके कुछ आनुषंगिक बंधु बांधव भी होते हैं जो उनका हाथ, समस्या का हाथ पकड़े हुए आते हैं। यही यही चीज है। असफलता के टाइम भी यही होता है। जब आप सफल हो रहे होते हैं तो जिन्हें आप नहीं जानते हैं वो भी फेसबुक पे स्टेटस डाल रहा होता है कि इकराम भाई मेरे दूर के रिश्तेदार के लड़के हैं या दूर के रिश्तेदार होते हैं, समझे ना। तो ये एक चीज के साथ चार पांच चीजें चलती ही, ये तो स्वाभाविक है, सामाजिक नियम। देश में एक शादी हो रही है, शादी होना अच्छी बात है, किसी घर में होती है, लेकिन इस शादी में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी भी शरीक हुए। शरीक होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी सामने आ रही है, कितनी जायज आपको लगती है? देखिए व्यक्तिगत तौर पे मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा आपको, जिस देश में 85% लोगों को सरकार खुद दावा कर रही है कि उनको हम 5 किलो राशन मुहैया करवा रहे हैं, तो जिस देश की 80% या 85% आबादी 5 किलो राशन पर निर्भर है, उस देश में मैं समझता हूं इस तरह का दिखावा थोड़ा ज्यादा ही हो जा रहा है। थोड़ा तो ज्यादा हो ही रहा है। अच्छा, इकोनॉमी की अब बात नहीं हो रही, ट्रिलियन में इतनी ज्यादा इकोनॉमी हम कर देंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो वो चीजें कहाँ रह गई पीछे? अभी अभी कहाँ होने वाली है ये अभी होने वाली नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है नहीं, और ये सिर्फ भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पूरे विश्व का सिनेरियो बदल रहा है। पूरे विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। रूस यूक्रेन वाला मसला चल ही रहा है, ऊपर से चीन और ताइवान वाला मसला शुरू हो गया है, ऊपर से अमेरिका अलग राग अलाप के बैठा है, रशिया चीन अलग राग में है। हालांकि ये तो दो ध्रुव हैं आपस में जो मिलते नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी के रूस सफर पे अमेरिका गुस्सा हो गया है। तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं। और दूसरी बात है आर्थिक स्थिति तो छोड़िए, मैं आपको अभी एक बात बता दूं, 2032 तक पूरे विश्व की हालत डामाडोल रहने वाली है। 2032 के बाद स्थिति काबू में आएगी। 2032 के बाद स्थिति थोड़ी ठीक होगी। अगले 6 वर्ष इस धरती के लिए अच्छे नहीं है। अभी जो रूस से वार्तालाप हुए हैं, मोदी जी का दौरा हुआ था, उससे कुछ फायदा होने वाला है? आपने कहा अमेरिका नाराज है, तो अमेरिका से हमारे पुराने संबंध है, वो रशिया के अगेंस्ट है, यूक्रेन के साथ रशिया का वो युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में ये नीतियां देश के लिए फायदेमंद है या नहीं है? देखिए इकराम भाई, यहां मैं एक बड़ी स्पष्ट बात आपको बताऊंगा कि रूस हमारा डिफॉल्ट फ्रेंड रहा है भारतवर्ष का शुरू से ही। और अमेरिका ने जिस तरह का दबाव बनाया था जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल राजनीति के तहत, और भारतवर्ष को जिस प्रकार एक प्रकार से चाइना के साथ भिड़ने को, लड़ने को उकसाया जा रहा था, ऐसी बहुत सी अंदरूनी बातें हैं जो जियोपॉलिटिक्स पे ध्यान रखते हैं वो लोग समझते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना काल से लेकर और विश्व की ऐसी जबरदस्त बदलती परिस्थितियों में जो बैलेंसिंग एक्ट किया है, उन्होंने जो बैलेंसिंग उन्होंने डिसीजन लिए हैं,
वो मैं समझता हूं वो बहुत अच्छे डिसीजन है उनके। वो पूरी तरह से अमेरिका के चंगुल में नहीं गए, उन्होंने रशिया को भी साध के रखा और इंटरनेशनल दबाव में बहुत सी ऐसी चीजें जिस दबाव में वो झुके नहीं। उन्होंने रसिया के साथ संबंध खराब नहीं किया अमेरिका के दबाव में आके या उस लॉबी के दबाव में आके, उन्होंने इस मामले को साधा। अब यहाँ कहने को मतलब फिर उनको तो नेहरू जी के नाम से थोड़ी चिढ़ है या बीजेपी के लोगों को नेहरू जी के नाम से चिढ़ है, लेकिन नेहरू जी ने जो नीति अपनाई थी गुट निरपेक्ष देश की, यानी हम किसी के साथ नहीं है, हम हमारी अपनी अलग पहचान है, हम सबके साथ संपर्क रखेंगे, और बैलेंसिंग जो निर्णय नेहरू जी लिया करते थे उसी निर्णय पे मोदी जी अडिग रहे। अब मोदी जी ने इस वक्त रूस, यूक्रेन, चाइना, ताइवान इत्यादि के इस तनाव के बीच में मोदी जी ने बड़ा सधा हुआ रिएक्शन किया और काफी अच्छे तरीके से मैं समझता हूं इस स्थिति को संभाला उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अमेरिका में फिर से चुनाव होने वाले हैं, हालांकि एक पूरा अलग टॉपिक है, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ करूंगा क्योंकि आपने लॉकडाउन का जिक्र किया। कोरोना के समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने दबाव दिया था, बहुत सारी दवाइयां जबरदस्ती मंगाई थी, बैलेंसिंग मोदी जी ने किया। लेकिन अगर ट्रंप दोबारा से वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या स्थितियां खराब होंगी अमेरिका से फिर से? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रंप भी पिछले वाले ट्रंप नहीं होंगे, ये ट्रंप भी पिछले वाले ट्रंप नहीं होंगे अगर वो राष्ट्रपति दोबारा बन जाते हैं तो, और स्थितियां खराब विशेष नहीं होंगी। वो तो देखिए, अमेरिका तो विश्व का चौधरी बनता ही है और सब कुछ अपने इशारे पे ही चलाना चाहता है। उसके साथ जिस देश ने दोस्ती की उस देश को अमेरिका ने निचोड़ा ही है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने किसी देश का भला किया होगा, भला किया होगा तो अपने भले को ध्यान में रखते हुए किया होगा। हालांकि ये जाहिर बात है, बिल्कुल देश के लेवल पे, एक राष्ट्र के लेवल पे तो बिना लाभ बिना नुकसान के तो कोई डील होती नहीं है, अपना लाभ दिखेगा तभी वो डील करेंगे। लेकिन अमेरिका थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सिर्फ अपने स्वार्थ को ही देखकर इंसानियत को बिल्कुल दरकिनार करके निर्णय लेता है। और भारतवर्ष ने पिछले 2020 से लेकर 24 के बीच में जो पूरे विश्व में जो अभूतपूर्व स्थितियां पैदा हुई, उस मामले में तो मैं मोदी जी को समर्थन दूंगा कि मोदी जी ने इस वक्त बहुत ही कुछ निर्णय ऐसे लिए कि किसी की तरफ हमने नहीं जाना है, किसी भी झगड़े में हमने नहीं जाना है, भारतवर्ष को हमने झगड़े में नहीं झोंकना है। ये निर्णय मोदी जी का निश्चित तौर पे तारीफ के काबिल है। ठीक है, एक आदमी काम करता है, एक आदमी गद्दी में बैठा है तो गलतियां भी करता है और अच्छे काम भी करता है, तो गलतियों की जब हम आलोचना करते हैं तो उनके अच्छे निर्णयों का भी हमें स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे आपके एनालाइज के लिए, प्रिडिक्शन के लिए। आप लोगों का काम है इस वीडियो को शेयर करना। सर से कोई बात करनी है तो नाम के साथ नंबर है, अपनी कोई प्रिडिक्शन चाहते हैं तो सिद्धांत जी से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज पहले कीजिएगा, टाइमिंग लीजिएगा, आराम से बात कीजिएगा, और फालतू के मैसेज नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी ही सर से नए टॉपिक पे और बातचीत होंगी, तब तक के लिए देखते रहे हिंद वॉइस। शुक्रिया सर। नमस्कार।